सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो मोदी सरकार तालिबान के साथ बात कर सकती है। वो तालिबान जो लगातार अफगानिस्तान के अंदर भारतीय हितों पर निशाना साध रही है, वो तालिबान जिसने आतंकवादी हमले करवाए हैं भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, उनके साथ आप पिछले 1 महीने से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मगर किसानों से जब बातचीत फिर से शुरू करने की बात इनसे की जाए तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। आपके सामने दोस्तों यह खबर है। इस खबर में एक नहीं 2 सूत्रों से बात की पुष्टि की जा रही है कि भारत सरकार पिछले 1 महीने से तालिबान से बातचीत कर रही है, मगर किसानों से ये लोग बातचीत नहीं कर सकते। आप लोग जानते होंगे कि तालिबान का हिंदी अनुवाद होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। जी हां, जब भारतीय विद्यार्थियों की बात आती है तो जेएनयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और जामिया मिलिया इस्लामिया को ये लोग देशद्रोही बताते हैं, मगर तालिबान के साथ बातचीत करते हैं जो भारतीय हितों पर आतंकवादी हमला करते हैं। इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट से, और मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। खबर क्या है दोस्तों? आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, मुआवजे की रकम तय करें। एनडीएमए से कहा 6 हफ्ते में नई गाइडलाइंस जारी करें। पहले मैं आपको बता दूं इस खबर की पृष्ठभूमि क्या है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 4 लाख रुपए का मुआवजा क्यों ना दिया जाए कोरोना में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि देखिए 4 लाख रुपए देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार के खजाने जो हैं वो खाली हो जाएंगे, राज्य सरकार के खजाने खाली हो जाएंगे। यह बात अलग है कि मोदी सरकार अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्चती है। आपको याद होगा जिस दिन वैक्सीनेशन दिवस था, उस दिन उत्तर प्रदेश के हर गली हर कूचे में एक बैनर, एक बोर्ड लगाया गया था कि कोरोना के टीके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यानी कि जहां जहां मध्य प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां पर उन्होंने वो बोर्ड लगाया था। उसमें लोग करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, मगर जब मुआवजे की बात आती है इन्हें सांप सूंघ जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या है। आपके स्क्रीन पर कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र को निर्देशित किया है कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं दैनिक भास्कर के अलावा, और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला दिशा निर्देश, कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो, अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें। दोस्तों, ये जो पहला दिशा निर्देश है वो बहुत अहम है, क्योंकि मोदी सरकार ने किया क्या है, खासकर जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन्होंने मौत के आंकड़े को छुपाया है। डेथ सर्टिफिकेट मिलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये दिशा निर्देश जारी किए, कोई भी राज्य सरकार इसके बाद इसमें आनाकानी नहीं कर सकती, और इससे सही मायनों में कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। हालांकि सरकार ने पहले से ही खेल कर दिया है, ये लोग पहले से ही इन्होंने खुराफात कर दी है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरा दिशा निर्देश आपके स्क्रीन पर, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए जिसकी जान आपदा में चली गई। तीसरा दिशा निर्देश, एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवार के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई झूठ गढ़े। आपको याद होगा, न सिर्फ इन्होंने मौत के आंकड़े छुपाए जो कि एक्सपोज हो गए, क्योंकि आपने देखा कि गंगा में लाशें बह रही थीं, लोगों को नदी के तट में लाशों को दफनाना पड़ा था, हिंदुओं को लाशें दफनाना पड़ा था अपने संस्कारों को भूल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर आंसू भी बहा दिए थे। और यही नहीं,
अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोपने के लिए इन्होंने एक झूठ भी गढ़ा था। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि केजरीवाल सरकार ने अपनी जरूरत से, यानी कि दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। और उस झूठ का पर्दाफाश भी हो गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल बना था, उसमें 2 सदस्यों ने कहा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, हमने इसमें दस्तखत ही नहीं किए। ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इसमें हमने अपनी राय भी सलीके से नहीं दी। और इस पूरे पैनल के जो मुखिया हैं, रणदीप गुलेरिया, वो खुद कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा पेश किया गया, यह अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया आंकड़ा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर कर सकती है। मगर आज मैं सिर्फ इनके झूठ का पर्दाफाश नहीं करने आया, आज मैं बतलाने आया हूं कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर हम सबको किस कदर मूर्ख बनाते हैं। और उसके लिए आपको इस खबर पर गौर करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। लश्कर, जैश, तालिबान, आईएस ज्वाइनिंग हैंड्स टू टारगेट इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। खबर क्या है, इस पर गौर कीजिएगा। साल 2020 की खबर है और खबर यह कहती है कि लश्कर, जैश, तालिबान और आईएस जो है वो हाथ मिला रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के अंदर भारत को निशाना बनाया जा सके। इस खबर के नीचे देखिए, 2 औरतें जो हैं सलवार कमीज पहने भाग रही हैं। ये दोनों औरतें भारतीय दूतावास की मुलाजिम हैं, भारतीय हैं, और इन्हें सुरक्षा बल जो हैं वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहां से कुछ देर पहले एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसके पीछे तालिबान का हाथ था, पाकिस्तान का भी समर्थन था उसमें। आज बड़ी खबर क्या है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि भारत सरकार, मोदी सरकार तालिबान के साथ बात कर रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यही बात मनमोहन सिंह सरकार ने कर दी होती। इन लोगों ने बवाल मचा दिया होता कि तालिबान से बातचीत कर रहे हो तुम, आतंकवादियों से बातचीत कर रहे हो तुम। इस पर मेरी क्या राय है मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर यह बातचीत हो रही है, इस बात की पुष्टि 2 सोर्सेस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स ने 8 जून को यह रिपोर्ट किया था कि अफगान तालिबान फैक्शंस के साथ भारत सरकार की बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है। इससे पहले भारत ने कभी भी तालिबान के साथ बातचीत न करने का अपना एक सिद्धांत था भारत का, उसे भारत ने तोड़ दिया है, यह कह रहा है हिंदुस्तान टाइम्स। अब कतर के एक डिप्लोमैट हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुतलक बिन माजिद अल कहतनी, हु इज द स्पेशल ऑनवॉय of Qatar's foreign minister for counter-terrorism and conflict resolution, told the webinar that he believed the Indian side was engaging with the Taliban as the group is seen as a key component in any future government in Afghanistan. यानी कि कतर भी इस बात की पुष्टि कर रहा है और भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। कल बहुत बड़ा बवाल हो गया था दोस्तों। इस चेहरे को देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अचानक अफगानिस्तान के कुछ पत्रकार यह बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से खुद एस जयशंकर तालिबान से बात कर रहे हैं, मगर फिर अचानक विदेश मंत्रालय सामने आता है कि नहीं नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं। मगर आज मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे कि मैं पहली बात कह चुका हूं, कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह ने अगर यह बातचीत की होती। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर, तो 90 के दशक में जो हमारी सरकार थी, उन्होंने अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात तोड़ दिए थे। उस वक्त तालिबान की सरकार को स्वीकृति देने वाली सिर्फ 2 सरकारें थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब मोदी राज में हम तालिबान से बात कर रहे हैं। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? सही गलत कुछ देर बाद, मगर मैं उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे कम से कम 200 किसान, कम से कम कह रहा हूं क्योंकि कुछ आंकड़े 500 भी बता रहे हैं, कम से कम 200 किसान दिल्ली की सीमाओं पर मर गए हैं, अलग अलग तरीकों से मर गए। मगर भारत सरकार यह कह रही है कि हम जो 3 कृषि के कानून हैं उन्हें नहीं हटाने वाले हैं, उस पर बातचीत नहीं होगी। आप किसानों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। किसानों के खिलाफ अब भी आपका दुष्प्रचार जारी है और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं।
ये खबर देखिए, राकेश टिकैत ने यह कहा था कि धारा 370 जब से हटाई गई है, वहां जो कश्मीर के किसान हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इस मुद्दे पर राकेश टिकैत का बहुत मजाक उड़ाया गया, देशद्रोही तक करार दिया गया कि तुम कौन होते हो धारा 370 पर बोलने वाले। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं खुद धारा 370 को हटाए जाने के पक्ष में रहा हूं, और आज से नहीं, जब से मैं कॉलेज में था, क्योंकि मेरा मानना है कि धारा 370 के रहने से कश्मीर भारत से जुदा हुआ है, और धारा 370 का फायदा सिर्फ और सिर्फ वहां के राजनीतिक परिवारों को हुआ है, आम जनता को नहीं हुआ है। मगर मेरा यह भी मानना है कि अगर आपको धारा 370 हटाना है तो वहां की जनता से संवाद कीजिए, उन्हें विश्वास में लीजिए। इस सरकार ने क्या किया था? जैसे ही इन्होंने धारा 370 हटाया, जैसे ही इन्होंने कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सोज, जिनमें से 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबको नजरबंद कर दिया। और अब यू टर्न लेके, जिन्हें ये लोग गुपकर गैंग, देशद्रोही, पाकिस्तानी बताते थे, अब उनके साथ फिर से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो राकेश टिकैत क्या कह रहे थे कि धारा 370 हटाए जाने से वहां के किसान को नुकसान हुआ है। धारा 370 जब हटाया गया था, क्या हुआ था? इन्होंने वहां की जनता से संवाद नहीं किया था, वहां पर इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था, वहां के लोग अपने घरों में रहने को मजबूर थे। धारा 370 हटाए जाने के पहले साल में वहां की जनता को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पूरे देश से अलग हो गए थे, जुदा हो गए थे, इंटरनेट खत्म कर दिया गया था। तो क्या किसान उनसे जुदा हैं? किसान भी तो आम इंसान का हिस्सा है ना। जब लोगों को इसका नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है किसानों को भी हुआ होगा। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने जो बात की उसमें क्या गलत है? मगर मैं इन न्यूज चैनल से, इन पालतू न्यूज चैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब धारा 370 हटा दी गई थी और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, तो तब जिन लोगों को आतंकवादी बताकर जेल में बंद कर दिया गया था, या जिन्हें नजरबंद कर दिया गया था, और बाद में जिन्हें गुपकर गैंग बताया गया था, जब मोदी सरकार उनसे बातचीत कर रही थी, तो क्या तुम्हारी ये कहने की हिम्मत थी कि आप थूक कर क्यों चाट रहे हैं? ये मेरे शब्द नहीं है भाई। पहले आप जिन्हें गाली दें, क्योंकि अमित शाह ने भी गुपकर गैंग कहा था फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, बाद में आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिन्हें आप पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, बाद में आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। यह आपके दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? क्या इन न्यूज चैनल्स ने सवाल किया इनसे? नहीं किया। क्या इन न्यूज चैनल्स ने इनसे सवाल किया कि जो तालिबान भारतीय हितों की पे निशाना साध रहा है लगातार पिछले कई सालों से, पिछले 26 सालों से, क्या आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए? कहां गए वो राष्ट्रवादी पत्रकार जो हर बात को हिंदू मुस्लिम बनाते हैं? क्या उनकी हिम्मत है आज मोदी सरकार से सवाल करने की? यह सिर्फ एक चीज प्रमाणित करता है कि इनका राष्ट्रवाद नकली है। यह सिर्फ एक चीज प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मूर्ख बनाती है राष्ट्रवाद के नाम पर, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं आपको अपनी राय देना चाहता हूं तालिबान से बातचीत पर, और मेरी राय क्या मैं आपको बताता हूं। यकीनन भविष्य में जब अफगानिस्तान में सरकार बनेगी तो उसमें तालिबान का एक बहुत बड़ा किरदार होने वाला है, मगर तालिबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर यह सोच के भारत सरकार उनसे बात कर रही है कि भाई भविष्य में सरकार में तालिबान का हिस्सा है, इसलिए हमें उन्हें अपने साथ रखना है, तब तो ठीक है। मगर फिर आप दुनिया को राष्ट्रवाद के नाम पर झूठा प्रचार ना करें। जब दूसरी सरकारें तालिबान के साथ अगर बाद में जाके संवाद कायम करेंगी या देश के हित को लेकर कुछ फैसले लेंगी, तब आप उन पर हमला नहीं कर सकते। तब आप वो अधिकार खो चुके हैं। एक बार जब मोदी सरकार ने तालिबान से बातचीत कर दी, और क्यों कर दी मैं आपको बताता हूं। एक बार जब आपने तालिबान के साथ बातचीत कर दी तो आपने नैतिक अधिकार खो दिया है अन्य लोगों को की आलोचना करने का। और ये लोग क्यों बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, यह भी मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव आ रहा है कि हम अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लिहाजा भारत पाकिस्तान के साथ अपने तनाव को खत्म करे। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान में तनाव होगा, वहां पर टकराव चलता रहेगा, तो इसका असर
अफगानिस्तान में पड़ सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने गुपकर गैंग के साथ बातचीत भी की। यार गुपकर गैंग तो नहीं बोलना चाहिए, गुपकर अलायंस के साथ बातचीत की। तो यह बताता है दोस्तों कि इनके सिर्फ और सिर्फ दोहरे मापदंड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हो, तुम जिन्हें गुपकर गैंग बताते हो उनके साथ बातचीत कर सकते हो और फिर दूसरों को सबक देते हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, मोदी सरकार का इस दूसरे कार्यकाल का जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इनकी एक एक करके पोल खुल रही है राष्ट्रवाद को लेकर। उसी तरह से राम नाम पर इन्होंने कितनी सियासत की और आज क्या हो रहा है? राम मंदिर ट्रस्ट कई विवादों में, कई भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसा हुआ है। संतों की जमीन 12-12 गुना ज्यादा बेची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर हैं, उनके अपने भतीजे इन तमाम डील्स में शामिल हैं। 5-5 मिनट में जमीन की कीमत जो है वो 2 करोड़ से पता नहीं 25 करोड़ हो रही है या कितने करोड़ हो रही है, 18 करोड़ हो रही है। और ये न्यूज चैनल्स नहीं सवाल करते हैं। संजय सिंह इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, खुद उन्हीं पर एफआईआर हो जाता है। ये मुद्दे उठने चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? जो अंधभक्त हैं उन्हें मेरी बात गलत ही सुनाई देगी, मगर एक ऐसा वक्त आएगा जब देर हो चुकी होगी, जब राष्ट्रवाद के नाम पर देश की नाक पूरी तरह से कट चुकी होगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और तब आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। थोड़ी कड़वी जरूर है, मगर मेरी इस बात को याद रखना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।